इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं और इनको जोड़ने पे जो पूरी अभिक्रिया मिलती है उसे सेल अभिक्रिया कहते हैं, पूर्ण सेल अभिक्रिया कहते हैं। ये हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर दूसरा पार्ट स्टार्ट कर दिए थे, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और उसका जो हमने पहला वीडियो देखा था, ठीक है, ये आपका दूसरा वीडियो है। विद्युत रसायन चैप्टर का पहले वीडियो पे हमने बात की थी विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, और विद्युत रासायनिक सेल के आपको दो प्रकार बताए थे। पहला विद्युत अपघटनी सेल, जो कि हमने उस पहले ही वीडियो पे पढ़ लिया था, और दूसरा प्रकार बताया था गैल्वनी या वोल्टी सेल। तो आज की इस वीडियो पे हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल का दूसरा प्रकार गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल, जिसका उदाहरण पढ़ेंगे क्या, डेनियल सेल। डेनियल सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो एकदम मस्त तरीके से आज समझेंगे डेनियल सेल क्या होता है और ये किस टाइप से बनता है, इस पर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, कैसी होती हैं, सब कुछ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका एकदम सारे मतलब जितने भी डाउट है ना, सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि एकदम मस्त तरीके से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यार भाई प्लीज़ सब लोग यार वीडियो को आखिरी तक देखना और कॉपी पेन निकाल लो। चलो शुरू करते हैं आपका, ठीक है। तो देखो, जो लोग नहीं जानते हो, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आप जाके इसके पहले के जितने भी वीडियो है आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो विद्युत रासायन जो चैप्टर है, इस पर हमने क्या शुरू किया था, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, जिसमें आपसे कहा कि पहला प्रकार देख लिया गया था विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। तो जिसने वो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस पर वीडियो देख लेना। आप शुरू करते हैं दूसरा प्रकार विद्युत रासायनिक सेल का, गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल क्या होता है। तो देखो, पहले हमने यहाँ परिभाषा लिखी है, उसको पढ़ते हैं, फिर अच्छे से आपको पूरा समझाएंगे। तो देखो हमने क्या लिखा, गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल जो है ये दूसरा प्रकार है विद्युत रासायनिक सेल का। हमने लिखा जिस सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है उसे गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। जिस सेल के द्वारा, ठीक है, जिस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है उस सेल को गैल्वनी या वोल्टी सेल कहते हैं। और इसमें होता क्या है, इस सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये जो गैल्वनी या वोल्टी सेल है, इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, इस आपका वोल्टी सेल या गैल्वनी सेल पे क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसका जो उदाहरण है डेनियल सेल, इसी डेनियल सेल के बारे में हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात की, गैल्वनी या वोल्टी सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है और ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे परिवर्तित करता है अभी आपको सब आगे समझाएंगे। तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक पॉइंट पढ़ा दे, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो पे भी आपको बताया था, वो थोड़ा सा समझ लो। देखो, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, आपका मान लो किसी विद्युत अपघट्य का कोई विलयन होता है और उसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड इस टाइप से डूबे थे, ठीक है। जो हमने विद्युत अपघटनी सेल आपको पढ़ाया था उसमें इस टाइप से दो इलेक्ट्रोड डूबे थे, और जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैटरी या सेल लगा देते हैं, तो वो आपका कौन सा सेल बन जाता है, वो आपका विद्युत अपघटनी सेल बन जाता है, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल में क्या था, एक ही विलयन पे दोनों इलेक्ट्रोड उपस्थित थे। लेकिन जो अगला एग्जाम्पल पढ़ने वाले डेनियल सेल मतलब गैल्वनी या वोल्टी सेल, इस पर क्या होगा, इस पर आपके अलग अलग दो विलयन होंगे विद्युत अपघट्य के, और उस पर दो इलेक्ट्रोड रख के हम क्या करेंगे, उसे आपका इसी बैटरी या सेल से जोड़ेंगे, जिससे हम क्या बनाएंगे, गैल्वनी या वोल्टी सेल, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे। अभी आपको आगे पूरा समझ में आएगा, अभी केवल बेसिक ही हम पढ़ा रहे हैं आपको। गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल उस सेल को कहते हैं जिस सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसे गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल बोला जाता है, और इस सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उदाहरण डेनियल सेल। तो अब हम आपको पढ़ाते क्या है, डेनियल सेल। आप पहले पूरा इसको सब लोग परिभाषा नोट कर लो, आप चलते डेनियल सेल की ओर, तो आपको पूरा डेनियल सेल समझाए, ठीक है। तो आप भैया पढ़ते डेनियल सेल के बारे में, डेनियल सेल हमारा क्या होता है। तो देखो, ये जो थ्योरी लिखी है, आपको इसको देख के एकदम डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी एक एक बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक एक बात आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल ना लो, एकदम मस्त तरीके से समझाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे हेडिंग लग चुकी है डेनियल सेल, इंग्लिश पे भी इसे डेनियल सेल ही बोला जाता है, और ये क्या है, गैल्वनी या वोल्टी सेल का उदाहरण है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसकी बातों को समझो,
फिर आपको चित्र बना के इसका पूरा आपको विधि, कौन कौन सी अपक्रिया एनोड पे होती है, कौन सी अपक्रिया कैथोड पे होती है, सब कुछ समझाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो, ठीक हो। तो देखो आप डेनियल सेल पे पढ़ते पहले हमने लिखा डेनियल सेल जो है गैल्वनी सेल का एक प्रमुख उदाहरण है। जैसा कि आपको पता है कि डेनियल सेल गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, बहुत ही प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। फिर कहा गया अगर आप यह सेल बनाना चाहते हो तो यह सेल बनाने के लिए जिंक धातु की एक छड़ लेनी होती है, अभी बना के दिखाएंगे, ठीक है। इसी ये जो लिखा है ना, इसी से आपको बनाना है। यह सेल बनाने के लिए जिंक धातु की एक छड़ जिंक सल्फेट अर्थात ZnSO4 के विलयन में और कॉपर Cu धातु की छड़ CuSO4 के विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण सेतु को इंग्लिश में साल्ट ब्रिज या लवण ब्रिज भी बोला जाता है, ठीक है। लवण सेतु में भरा क्या जाता है, अभी पूरा समझाएंगे। KCl विलयन से भरी यू आकार की नली होती है। जो लवण सेतु होता है KCl विलयन मतलब पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरी यू आकार की नली होती है, द्वारा जोड़ देते हैं। मतलब आपको करना है क्या है, अगर यह सेल बनाना है तो आप यह सेल बनाने के लिए जिंक धातु की एक छड़ लो, उसे जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण सेतु KCl विलयन से भरी यू आकार की नली से जोड़ देते हैं। तो देखो हम आपको बना के भी दिखाते हैं यहाँ पे। देखो एक चीज़ हमने आपको पहले भी समझाया था कि अगर आपको किसी चीज़ का इलेक्ट्रोड बनाना है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसको उसी के विलयन में रखते हैं। अगर हमें जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम क्या करेंगे, जिंक धातु की छड़ लेंगे इस टाइप से। ये क्या है आपके पास, जिंक की छड़ है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये जिंक धातु की क्या है, छड़ है। ये जिंक धातु की क्या है, छड़। अब इस जिंक धातु की छड़ को हम क्या करेंगे, आपका देखो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इस पहले यहाँ पे बना देते हैं। इस जिंक धातु की छड़ को हम क्या करेंगे, आपका जिंक सल्फेट के विलयन में रखेंगे। ये क्या है, आपकी जिंक धातु की छड़ है और इसे किस में रखेंगे, जिंक सल्फेट के विलयन में। तो देखो जिसको मतलब जिसका इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसकी छड़ ले लो और उसी के विलयन में रख दो। तो हम इसी के विलयन में रख रहे हैं इसको। देखो यहाँ पे इसका विलयन बना रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको भी बना लेना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा है इसका चित्र भी। ये देखो ये, और ये है क्या, जिंक सल्फेट का विलयन ZnSO4। यहाँ पे भरा हुआ है ZnSO4 और ये जिंक की छड़ ले ली। तो आपसे कहा गया था यह सेल बनाने के लिए पहले जिंक धातु की छड़ लो और उसे जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में डुबो दो। फिर क्या करो, कॉपर धातु की छड़ लो, फिर कॉपर धातु की भी छड़ लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपर धातु की भी छड़ ले लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। पहले देखो विलयन बनाते हैं इसका, इसी के बराबर पे इस टाइप से बनाते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे कॉपर धातु की छड़ रख देते हैं इस टाइप से, ये आपका ये, ठीक है। ये किसकी छड़ है, कॉपर धातु की, ये कॉपर की छड़ हमने रख दिया, ठीक है। और इसको किसके विलयन में रखना है, कॉपर धातु की छड़ को CuSO4 के विलयन में रखना है। तो यहाँ पे हम किसका विलयन भर देते हैं, CuSO4 का, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे CuSO4 का विलयन भर दिया जाए। ये किसका विलयन है, CuSO4 का, CuSO4 का विलयन है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया, जिंक की छड़ ली जिसे जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में रखा, कॉपर की छड़ ली जिसे कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा। इसे चाहो तो आप इस टाइप से अच्छे से बना लेना पूरा सही से, ठीक है। इस टाइप से या रहने दो ऐसे ही, ठीक है। इसे पेंसिल से चाहे तो आप कॉपी पे जब बनाना तो बढ़िया शैडो दे देना इस टाइप से, ठीक है। तो सिंपल क्या लिया, जिंक की छड़ लिया जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर की छड़ लिया उससे कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में। यही कहा गया था यह सेल बनाने के लिए जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में और कॉपर धातु की छड़ CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट के विलयन में रख कर दोनों विलयनों को लवण सेतु से जोड़ देते हैं, लवण सेतु से या लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लगाते हैं, लवण सेतु लगाते हैं। तो देखो लवण सेतु यहाँ पे लगा देते हैं इस टाइप से, ये आपका, ठीक है। लवण सेतु देखो इस टाइप से आपको एक ब्रिज टाइप बना देना है, इसके बीच में क्या बना देना है, लवण सेतु। सेतु का मतलब ब्रिज, ठीक है। जैसे ब्रिज बनता है वैसे आपको यहाँ पे एक ब्रिज टाइप इस टाइप से बना देना है, ये यहाँ पे इस टाइप से। पटरी से आप लोग सही से बनाना, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या बना देना है, यहाँ पे ब्रिज बना देना है,
आप लोग स्केल से पटरी से अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, लवण सेतु, जिसे बोला जाएगा लवण ब्रिज। ये क्या है, लवण सेतु है, इसे यहाँ पे नाम दे दो लवण सेतु, सॉरी सेतु। और इंग्लिश पे बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो सिंपल क्या किया गया था, फिर से पढ़ लो। आपको करना क्या था, यह सेल बनाने के लिए जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में भरा, हमने भर दिया। कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण सेतु, ये लवण सेतु, और इसमें भरा क्या हुआ है, KCl विलयन से भरी है नली। ये नली जो है KCl विलयन, इसमें क्या भरा गया है, KCl विलयन भरा गया है। इसमें क्या भरा गया भैया, KCl विलयन भरा गया है, ठीक है। ये सही से देखो बना लेना आप लोग, ठीक है। इस पे क्या भरा जाएगा, KCl विलयन भरा जाएगा। तो देखो इसे ब्लैक से दर्शा दे, ठीक है। KCl को हम लोग ब्लैक से दर्शा दे, KCl यहाँ पे भर देते, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ पे KCl भर देना है। क्या भरा हुआ है यहाँ पे, KCl भरा हुआ है, ये इस टाइप से। ये KCl विलयन से भरी किस आकार की नली है, U आकार की, देख सकते हो ये U की टाइप बनी है। इसे आप लोग सही से बनाना, जैसे यहाँ पे नीचे तक गया, इसको भी नीचे तक सही से कर लेना, ठीक है। इस टाइप से पटरी से आप लोग यार सही से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड पे कम सही बनेगा बनाते, इस टाइप से सही से आप लोग बना लेना, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, लवण ब्रिज, लवण सेतु कहलाएगा, ठीक है। इस टाइप से बना लेना। तो सिंपल क्या किया था, विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण सेतु, जिसमें KCl विलयन से भरी ये U आकार की नली होती है, इसके द्वारा जोड़ देते हैं। अब इसके आगे पढ़ो, यहाँ पे कहा गया इस सेल का एक अर्ध सेल ZnZnSO4 जिंक इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। ये जो ZnZnSO4 के विलयन में भरा है ये जिंक इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। कहा गया इस सेल का एक अर्ध सेल, और ये जो Zn और ZnSO4 वाला है इसे अर्ध सेल बोला जाता है। देखो पूरा सेल जो बनेगा तैयार होकर उसे पूर्ण सेल बोला जाएगा, और जो ZnZnSO4 में डूबा हुआ है जिसे जिंक इलेक्ट्रोड बोला जा रहा है ये एक अर्ध सेल है, ठीक है। तो देखो जैसे कहा गया इस सेल का एक अर्ध सेल, अर्ध सेल कौन है, ये जो ZnZnSO4 में डूबा हुआ है जिसे बोला गया जिंक इलेक्ट्रोड। और दूसरा अर्ध सेल कौन सा है, CuCuSO4 जिसे बोला गया कॉपर इलेक्ट्रोड। Cu किस में डूबा है, CuSO4 में, तो इसे बोला गया कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कहा गया दो अर्ध सेलों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ने पर पूर्ण सेल बनता है। दो अर्ध सेलों को, ये एक अर्ध सेल ZnZnSO4 जिसे जिंक इलेक्ट्रोड बोला गया, दूसरा अर्ध सेल CuCuSO4 जिसे कॉपर इलेक्ट्रोड बोला गया, इसे लवण सेतु से या लवण ब्रिज या साल्ट ब्रिज से जोड़ने पे एक पूर्ण सेल बनता है। फिर आगे कहा गया किसी धातु के तार द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाह्य परिपथ के सहारे कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है। क्या कहा गया, पढ़ लो, सिंपल है। किसी धातु के तार द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है बाह्य परिपथ के सहारे कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, इसे एक धातु के तार से, किसी धातु के तार से इसे जोड़ देते हैं। यहाँ पे इस टाइप से इसे क्या करते हैं, किसी धातु के तार से जोड़ देते हैं, और यहाँ पे एक धारा मापी लगा देते हैं, इस टाइप से यहाँ पे एक धारा मापी G लगा देते हैं, ठीक है। और इसे इस टाइप से जोड़ देते हैं जाके, ये ठीक है, इस टाइप से जोड़ देते हैं। देख सकते हो आप, चित्र पूरा कंप्लीट है। कहा गया था किसी धातु के तार द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देना है। ये इलेक्ट्रोड पहला, दूसरा इलेक्ट्रोड ये, तो इसे हमने किसी धातु के तार द्वारा जोड़ दिया। कहा गया था किसी धातु के तार द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाह्य परिपथ के सहारे कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो इस जिंक इलेक्ट्रोड से होता हुआ, इस जिंक इलेक्ट्रोड से होता हुआ ये आपका कहाँ जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। आप लिख सकते हो ये क्या आपको दर्शाई गई है दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की। ये आपको किसकी दिशा दर्शाई गई है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा आपको यहाँ पे दर्शाई गई है। ये जो दिशा देख रहे हो इस टाइप से बनी हुई है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। ओ सॉरी, ये जो दिशा यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये आपकी किसकी है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा है, ठीक है। ये किसकी दिशा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की। तो अब आपका पूरा सेल बन के तैयार है, पूरा आपने डेनियल सेल बना लिया है। अभी आपको ये भी बताएंगे कि अभिक्रिया कैसे होगी, आपका कौन सी अभिक्रिया किस पे होगी, सब कुछ बताएंगे। पहले देखो पूरा इतना जितना पढ़ाया पहले इतना समझो। डेनियल सेल गैल्वेनी सेल का एक प्रमुख उदाहरण है, आपने समझा। यह सेल अगर आप बनाना चाहते हो तो यह सेल बनाने के लिए जिंक धातु की छड़ लो, जिसे जिंक सल्फेट के विलयन में डाल दो।
जिंक की छड़ ली, जिंक सल्फेट के विलयन में डाल दिया, और कॉपर धातु की छड़ लेके कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दो। कॉपर धातु की छड़ लेके कॉपर सल्फेट के विलयन में डालकर विलयनों को लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज, जिसमें KCl विलयन भरा होता है और ये नली यू आकार की होती है, इसके द्वारा जोड़ देते हैं। ये देख सकते हो हमने लवण सेतु से जोड़ दिया और इसमें क्या भरा है, KCl विलयन, जो कि यू आकार की नली है। लवण सेतु किस आकार की नली होती है, एक यू आकार की नली होती है। और इस सेल का एक अर्ध सेल जो ZnZnSO4 है, ठीक है, ये जिंक इलेक्ट्रोड, और दूसरा अर्ध सेल CuCuSO4 कॉपर इलेक्ट्रोड है। और दो अर्ध सेलों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ने पे पूर्ण अर्ध सेल बनता है। एक अर्ध सेल ये, दूसरा अर्ध सेल ये, इसे एक लवण सेतु द्वारा जोड़ने पे क्या बनता है, पूर्ण अर्ध सेल बनता है। और किसी धातु के तार द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़ने पे इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव बाह्य परिपथ के सारे कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है। तो हमने इसे एक धातु के तार द्वारा जोड़ा, यहाँ पे धारा मापी लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ पे होता है, देखो कहा गया बाह्य परिपथ के सारे कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, इस कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे। तो आपका बाह्य परिपथ के सहारे इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो ये सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ और जान लो, ये जो आपका जिंक की छड़ होती है, इधर आपका एनोड होता है, ठीक है, इधर एनोड होता है, क्या होता है, एनोड होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एनोड की तरह कार्य करता है, जिंक की छड़ जो होती है एनोड की तरह व्यवहार करती है, और एनोड इसमें क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, इसमें एनोड जो होता है वो माइनस होता है। और ये जो कॉपर धातु की छड़ है ये कैथोड की तरह व्यवहार करती है। सही से लिख लो कैथोड, हिंदी पे लिख लो चाहे इंग्लिश पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हिंदी पे लिखना चाहो तो हिंदी पे कैथोड लिख लेना, ठीक है। कैथोड, ये कैथोड की तरह व्यवहार करेगा और इस पर कैथोड प्लस होगा, ठीक है। सिंपल देख लो, जिंक की छड़ जो है एनोड की तरह व्यवहार करेगी, जैसे बैटरी पे माइनस प्लस होता है वैसा ही, ठीक है। तो जिंक की छड़ जो एनोड की तरह व्यवहार करेगी माइनस, और कॉपर की छड़ जो है कैथोड की तरह व्यवहार करेगी प्लस, ठीक है। और हमने आपको एक चीज़ और क्लियर किया था इसके पहले वाले वीडियो पे, विद्युत अपघटनी सेल पे बताया था कि जो विद्युत अपघटनी सेल है उस पर एनोड प्लस होता है और कैथोड माइनस होता है, लेकिन डेनियल सेल पे एनोड माइनस होता है और कैथोड प्लस होता है, दोनों में उल्टा है। डेनियल सेल में एनोड जो होता है माइनस होता है, कैथोड जो होता है प्लस होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल जो इसके पहले पढ़ाया था आपको, उस पे क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला जाता है विद्युत अपघटनी सेल को, उस पे क्या था, इसका उल्टा था, एनोड प्लस था, कैथोड माइनस था। तो दोनों को कंफ्यूज ना होना, दोनों पे याद रखना, ठीक है। तो सिंपल इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। आपका ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ, एनोड माइनस कैथोड प्लस। अब बात करते हैं एनोड पे कौन सी अपक्रिया होगी, कैथोड पे कौन सी अपक्रिया होगी। तो देखो अब हम इतना यहाँ पर जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है हम इसको इरेज कर देंगे और आगे आपको समझाएंगे। चित्र पूरा बना रहेगा, थ्योरी इरेज कर देंगे, थ्योरी आप लोग समझ चुके हो। देखो पहले जब हेडिंग लगाना कॉपी पे डेनियल सेल, इसकी पूरी थ्योरी लिख के, चित्र चाहे तो साइड में बना लेना या कॉपी पे अच्छे से पहले थ्योरी लिख लेना, उसके बाद बीचों बीच चित्र बना लेना, फिर उसके बाद जो करना है वो आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। ठीक है, तो जितना आपने स्क्रीनशॉट कर लिया था, जितना आपने लिख लिया था, उसके आगे से आप देखो, ठीक है। आप समझते इस पे कौन कौन सी अपक्रियाएँ होंगी, क्योंकि आपसे क्या कहा गया था गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल पे कि आप इससे वैद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सिंपल क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, देखो इसमें एनोड पर जो होता है ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है तथा कैथोड पे अपचयन की अपक्रिया होती है। जो एनोड है इस पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड जो है इस पे अपचयन की अभिक्रिया होती। कैसे होती वो समझो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, मेन चीज़ें ये जान लो, मेन चीज़ यही है कि आपकी अभिक्रिया एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की। कैसे होगी, देखो सबसे पहले देखो एनोड पे कौन है, जिंक है, तो जिंक जो है आपका ऑक्सीकरण दिखाएगा। यहाँ पे जो जिंक है आपका, जिंक धातु है Zn, ठीक है। जिंक धातु जो है ये क्या दिखाएगी, ऑक्सीकरण दिखाएगी। और ऑक्सीकरण तब होता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, किसी धातु से अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो मतलब आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल जैसे जिंक है, और धातु कैसी होती, ठोस होती, इसलिए आप इसे लिख सकते हो जिंक सॉलिड, S फॉर सॉलिड मतलब ठोस। ये जो Zn लिखा है, जिंक का मतलब धातु, S का मतलब सॉलिड, चाहो तो नीचे इस टाइप से लिख लो, ठीक है। ये आपका सॉलिड है, सॉलिड का मतलब ठोस।
ठीक है। ये आपका जिंक क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉनों को अपने से बाहर निकालेगा, जिससे इसका ऑक्सीकरण होगा। देखो जिंक जो है ये आपका यहाँ पर से Zn2+ बना लेगा और यहाँ पर से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। ठीक है। और ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक है। तो सिंपल जो एनोड है, एनोड पहली बात तो माइनस होता है और एनोड पे जिंक है। और एनोड पे होता क्या है, एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो सिंपल एनोड पे आपने देखा जिंक सॉलिड जो है वो Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों में टूटता है। और ये जो Zn2+ है, ठीक है, यहाँ पे जो Zn2+ लिखा हुआ है ये आपका एक्वस में होगा। ठीक है, एक्वस, AQ आपको बना देना। एक्वस का मतलब विलियन में उपस्थित होता है। ये जो Zn2+ है ये आपका यहाँ पे Zn, देखो Zn जिंक की छड़ है, जब आपका ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो ये यहाँ पे विलियन में Zn2+ बन के इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से Zn2+ बन के आ जाएगा। और ये जो Zn आपका Zn2+ बनता है और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से होते हुए इस कॉपर की ओर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे हमने नीचे सबसे लिखा हुआ था, जब थ्योरी आपको आगे बताई थी कि आपका इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो कॉपर इलेक्ट्रॉन की ओर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और कॉपर की ओर कैसे जाते हैं, जब जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, Zn2+ बनाता है, Zn2+ विलियन में चला जाता है, इसलिए AQ लिखा गया। AQ का मतलब एक्वस विलियन में है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इस कॉपर की छड़ की ओर जाते हैं, जिससे क्या होता है, कैथोड पे आपका अपचयन अभिक्रिया होती है। जिससे क्या होता है, कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। कैथोड पे अपचयन की अभिक्रिया होती है। देखो यहाँ पे कॉपर जो है, इसका जो कॉपर Cu है, इसका जो Cu2+ होता है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है और कॉपर बना लेता है, और यह अभिक्रिया अपचयन की होती है। यहाँ पे Cu2+ है तो ये एक्वस में होगा। ठीक है, मतलब विलियन में होगा, और कॉपर आपका धातु है तो ये सॉलिड में हो जाएगी। ठीक है, सॉलिड का मतलब ठोस। और ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन की। अपचयन को भी जान लो, अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अपचयन को रिडक्शन, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सिंपल हमने आपको क्या समझाया, सबसे पहले लिखा था इसमें नोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा कैथोड पे अपचयन अभिक्रिया होती है। सबसे पहले क्या हुआ, जिंक सॉलिड जो है Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों में टूटा। ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और अपचयन का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। जैसे कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़े तो आप अपचयन कहोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो ऑक्सीकरण कहोगे। ठीक है, तो सिंपल जिंक की छड़ थी, एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होनी है, तो जिंक की छड़ जो है उसका Zn2+ इस विलियन में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल के आपका कॉपर की छड़ की ओर जाएंगे। तो जिंक जो है Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटता है, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। और कैथोड पे जो कॉपर की छड़ है, इसका जो Cu2+ विलियन में होता है, ये इसके तरफ से आते हुए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बनाता है, मतलब कॉपर धातु बनाता है, और ये अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनों को दर्शा सकते हो, ना चाहो तो ना भी दर्शाओ। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन। अब अगर इसे जोड़ दिया जाए तो आपको यहाँ पे सेल अभिक्रिया मिल जाएगी। ठीक है, आप इसे जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगी, सेल अभिक्रिया मिल जाएगी। देखो कैसे, आपको सिंपल इधर वाले पदों को आपस में जोड़ देना और इधर वाले पद को आपस में जोड़ देना है। यहाँ से क्या आएगा, जिंक सॉलिड आपका, और यहाँ पे फिर नीचे क्या है, Cu2+ एक्वस, और यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उधर आपके पास क्या है, Zn2+ है। देखो पहले इधर वाले तीर के इधर वाले को जोड़ दिया, Zn Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो क्या है, Zn2+ एक्वस। ठीक है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो। फिर इसके बाद कॉपर सॉलिड लिख लो। इतनी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, इधर वालों को इधर के साथ जोड़ दिया, इधर वालों को इधर के साथ जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड भी, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, और जो आपकी मेन सेल अभिक्रिया आ जाएगी, यहाँ से लिख सकते हो सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया जो आ जाएगी, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया जो आ जाएगी वो क्या होगी, आपकी 2 इलेक्ट्रॉन कट गए तो जो बचा वो लिख दो, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, और आगे क्या हो जाएगा, Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड।
ठीक है, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, सेल अभिक्रिया होगी। ठीक है, सिंपल Zn सॉलिड Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu सॉलिड, ये अभिक्रिया सेल अभिक्रिया हुई है। ये पूरी आपकी जो इस पूरे सेल की अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया होती है Zn सॉलिड Cu2 प्लस, जिससे Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड बनता है। और एक चीज़ और जान लो, ये जो एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई इसे अर्ध सेल अभिक्रिया बोला जाता है, और कैथोड पे जो अपचयन अभिक्रिया हुई इसे भी अर्ध सेल अभिक्रिया बोला जाता है। और ये जो है ये पूर्ण सेल अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो लिख लेना एक बात कि इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण, ये वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएँ अर्ध सेल अभिक्रियाएँ होती है। देखो जब इनको जोड़ा तो हमें पूर्ण सेल अभिक्रिया मिली कि मतलब पूरे सेल में कितनी अभिक्रिया हो रही है। हमने ये बात आपको पहले क्लियर की थी कि जो आपका ZnSO4 जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है इसे बोला जाता है अर्ध सेल, और जो कॉपर सल्फेट वाला CuSO4 वाला कॉपर इलेक्ट्रोड था इसे भी अर्ध सेल बोला जाता है। तो अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया बोला जाएगा। तो आप यहाँ ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट आप लिख लेना, यहाँ पे नीचे चाहे तो नोट डाल के लिख देना कि आपका जो ऑक्सीकरण, मतलब ये जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई है, मतलब कि इलेक्ट्रोड पे जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई है और इलेक्ट्रोड पे जो अपचयन की अभिक्रिया हुई है, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अर्ध सेल अभिक्रिया। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और इनको जोड़ने पे जो पूरी अभिक्रिया मिलती है उसे सेल अभिक्रिया कहते हैं, पूर्ण सेल अभिक्रिया कहते हैं। ये बात लिख लेना, या तो समझ गए हो तो समझ भी जाओ। ठीक है, ये जो इतनी अभिक्रिया है इसे भी क्या बोला जाएगा, अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया बोला जाएगा। ठीक है, और ये भी जो आई है इसे भी अर्ध सेल अभिक्रिया ही बोला जाएगा। ठीक है, अर्ध सेल अभिक्रिया ही बोला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जान लो, इसे भी अर्ध सेल अभिक्रिया बोला जाएगा। ठीक है, एनोड पे ये जो अभिक्रिया हुई इसे भी अर्ध सेल अभिक्रिया, कैथोड पे जो अभिक्रिया हुई अर्ध सेल अभिक्रिया। मतलब कहने का अर्थ है इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है, और इनको जोड़ने पे जो बात की आपकी जो अभिक्रिया मिलती है उसे सेल अभिक्रिया या पूर्ण सेल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात सबको समझ में आ गई। इतना ही था, पहले जो बातें हमने आपको वहाँ पे लिखी थी वो था, फिर एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, इसे अर्ध सेल अभिक्रिया बोला जाता है, ये भी अर्ध सेल अभिक्रिया है, और जो बाद में मिली उसे सेल अभिक्रिया बोला जाता है। फिर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इस सेल अभिक्रिया का निरूपण कैसे होता है, इसे दर्शाया कैसे जाता है। तो देखो जैसे यहाँ पे ZnCu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड है, तो इस सेल अभिक्रिया को आप इस टाइप से दर्शा सकते हो। देखो अगर यहाँ पे दिख रहा हो आगे तो यहाँ पे बता दे आपको कैसे दर्शा सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो देखो बता दे कैसे दर्शा सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपका जिंक की छड़ थी जिसमें Zn से Zn2 प्लस बना था, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से दर्शाना है इस सेल अभिक्रिया को, Zn सॉलिड, और इस टाइप से आपको एक बनाना है निशान। ठीक है, मतलब कि आपका Zn से क्या बनेगा, Zn2 प्लस बनेगा एक्वस वाला, फिर बीच में इस टाइप से आपको दो लाइनें खींचनी है, इसका मतलब होगा लवण सेतु, ये लवण सेतु को प्रदर्शित करेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ था, Cu2 प्लस जो कि कॉपर सॉलिड बना रहा था, तो यहाँ पे Cu2 प्लस जो कि कॉपर सॉलिड बना रहा है। ठीक है, इस टाइप से ये एक्वस में होगा, ये अभिक्रिया सेल अभिक्रिया होगी, इसे आप इस टाइप से बंद कर लेना। ठीक है, इस टाइप से देखो, अगर दिख ना रहा हो तो देखो, देखते हैं। ठीक है, आप देखो पूरा आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। सिंपल ये आपकी अभिक्रिया आई थी Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड, ये आपकी अभिक्रिया आई थी। अगर इस अभिक्रिया का निरूपण करने को कहते कैसे निरूपण किया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सिंपल देखो यहाँ पे आपका क्या था, Zn सॉलिड था पहले इलेक्ट्रोड पे, तो Zn से क्या बना Zn2 प्लस, तो आपको इस टाइप से लिखना है कि Zn सॉलिड है, फिर इसके बाद इस टाइप से एक लाइन खींचनी है Zn2 प्लस एक्वस, फिर बीच में आपको ये दो लाइनें खींचनी है। ये जो दो लाइनें हैं ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं कि ये दोनों आपकी इलेक्ट्रोड लवण सेतु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो दो लाइनें बीच में लगी हुई है ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ था, Cu2 प्लस से Cu सॉलिड बना था, तो यहाँ पे Cu2 प्लस एक्वस से क्या बना था, Cu सॉलिड, तो इस टाइप से प्रदर्शित किया गया। सिंपल कुछ नहीं है, इस टाइप से Zn बनाओ सॉलिड, और ये एक टाइप आपको इस टाइप से एक लाइन खींचनी है। फिर Zn से क्या बना था, Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस एक्वस, और फिर आपको लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए इस टाइप से दो लाइनें खींचनी है। और उसके बाद क्या हुआ, Cu2 प्लस, और फिर आपका क्या बना, कॉपर सॉलिड, इस टाइप से।
इस टाइप से आपको प्रदर्शित करना है। यही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, अगर सही से ना दिख रहा ऊपर देख लो, ठीक है। चाहे तो आप इस टाइप से भी प्रदर्शित कर सकते हो, या एक तरीका आपको और बताते हैं, ठीक है, बीच में अथवा डाल के एक और बता दें आपको। अथवा आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आपको बना के दिखाए, ठीक है। अथवा आप किस टाइप से लिख सकते हो, जैसे आपका क्या था Zn था, Zn से क्या था ZnSO4, तो आप इसे इस टाइप से लिख सकते हो ZnSO4, बीच में यहाँ पे Zn से क्या हुआ था ZnSO4, मतलब Zn जो था ZnSO4 के विलयन पे था, बीच में लवण सेतु को प्रदर्शित कर दो इस टाइप से। फिर कॉपर है, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट में, इस टाइप से भी आप प्रदर्शित कर सकते हो। चाहे इस टाइप से सेल अपक्रिया का निरूपण कर दो या इस टाइप से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कहाँ से हुआ, यहाँ पर से देखो, ठीक है। ये वाला Zn से Zn2+ बना था, फिर Cu2+ से Cu बना, और बीच में ये जो 2 लाइनें खिंची हुई ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो दोनों ये आपको हमने लिखा है, ये आप नीचे लिखना, ठीक है। जब इतना हो जाए इसके नीचे आप यहाँ पे लिख देना सेल अभिक्रिया का निरूपण, हेडिंग डाल देना सेल अभिक्रिया का निरूपण, इन दोनों को इस टाइप से नीचे बना देना, ठीक है। इतना करना है आपको, सिंपल, बस इतना ही करना है आपको। तो देखो एक बार फिर से आपको पूरा अच्छे से समझा दें। सबसे पहले क्या क्या करना था, सबसे पहले हमने गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल पढ़ाया, उसको आपने अच्छे से समझा। गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल पे रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर इसके बाद डेनियल सेल जो था गैल्वेनिक सेल का उदाहरण था। डेनियल सेल पे हमने आपको बताया था पूरी बातें कि डेनियल सेल जो है गैल्वेनिक सेल का एक प्रमुख उदाहरण है। इसका निर्माण कैसे होता है, पहले आपका जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में, फिर आपका इसे एक लवण ब्रिज द्वारा जोड़ दिया जाता है। धातु के तार से इस टाइप से जोड़ देते हैं, ये एनोड हो जाता है, जिंक वाला माइनस होता है, कैथोड हो जाता है प्लस होता है। फिर हमने कहा था इसमें एनोड पे ऑक्सीकरण अपक्रिया और कैथोड पे अपचयन की अपक्रिया होती है। ऑक्सीकरण की अपक्रिया इस टाइप से हुई और ये अर्ध सेल पे हुई, मतलब आपका केवल जिंक के इलेक्ट्रोड पे हुई, अर्ध सेल ये बोला जाएगा, ठीक है। अर्ध सेल पे हुई इसलिए अर्ध सेल अपक्रिया। इसी प्रकार से कैथोड पे अपचयन की अपक्रिया, इसे भी अर्ध सेल अपक्रिया। दोनों को जोड़ दिया, ये हमें पूर्ण सेल अपक्रिया मिली। और इस पूर्ण सेल अपक्रिया का निरूपण भी कैसे कर सकते हो, इस टाइप से, ठीक है। Zn से Zn2+ Cu2+ से Cu, ये जो 2 लाइनें बीच में खींची हुई है, ये जो 2 लाइनें ये लवण सेतु का कार्य करती हैं, लवण ब्रिज को आज दर्शाया गया, ठीक है। ये 2 लाइनें किसको दर्शाती, लवण ब्रिज लवण सेतु को। आप इसे इस टाइप से भी दर्शा सकते हो या इस टाइप से भी आप दर्शा सकते हो, ये भी आपका लवण ब्रिज को ही प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे भी चाहे तो लिख लेना, जैसे Zn सॉलिड था यहाँ पे भी दर्शा देना, ठीक है। सॉलिड पे ZnSO4 विलयन था इसलिए एक्वस पे लिख देना, ये Cu सॉलिड पे CuSO4 विलयन पे एक्वस, ठीक है। ये सॉलिड मतलब ठोस, एक्वस सॉलिड ठोस, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना है। तो कंप्लीट होता है यार। डेनियल सेल भी हमने पढ़ लिया, वैद्युत अपघटनी सेल इसके पहले वाले पे पढ़ा था, जिसने वो वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आप जाके इसके पहले का वीडियो देख सकते हो। और उस पर जो पहला पार्ट था विलियन, उसके भी सारे वीडियो पढ़े हुए, NCERT न्यूमेरिकल सहित हमने पूरी मस्त तरीके से पहला चैप्टर कराया था, ठीक है। तो अच्छे से जाके अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और क्लास 12 फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर भी जाके आप फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो। मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करा रहे हैं। तो जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियो आते हैं, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो क्लास 12 की, और अच्छे नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो, ठीक है। और एक काम और करना यार, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके और वो भी अपनी पढ़ाई मस्त कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इसका स्क्रीनशॉट भी कर लो।